62 के बाद कुछ ना कुछ छुटपुट होता रहा और कुछ नहीं किया तो कम से कम चाइना ये तो हमेशा करते ही रहा कि भारत से जुड़ी सीमाओं, दुर्गम इलाकों पर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल मजबूती लगातार बनाता रहा। उसके बाद गलवान, तवांग और इस तरह की घटनाएं इतिहास में नहीं भी जाएं गोपाल सिंह जी, अब आगे क्या होना चाहिए इस पर तो चर्चा करनी चाहिए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, वाजपेयी ने क्या किया, छोड़िए, अब उनको तो यहां उपस्थित नहीं कर सकते पूछने के लिए, लेकिन आगे से हम क्या करें, आप क्या समझते हैं गोपाल जी? सभी को प्रणाम, नमन, वंदन। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि चीन हमारा नंबर 1 का दुश्मन है, थोड़ी देर पहले आपने भी कहा, और उसकी हमेशा की नीति रही है कि भारत को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए, एक्सपेंशन की पॉलिसी रही है। उसने तिब्बत को लिया, तिब्बत के बाद में हमारी काफी जमीन को पहले हथियाया और उसके बाद में ये घटनाएं करता रहा है और चाहता भी है और किया भी है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके हमारे खिलाफ जो है उधर से भी कार्रवाई करवाते रहा। और हमारे आंतरिक उसमें भी उनके स्लीपर सेल जिस तरह से काम करते हैं वो करते आए हैं। रही बात कि किस प्रकार से चीन अभी अपनी आंखें दिखा रहा है, जो पहले भी उसने दिखाई है, चाहे वो 1967 में हो, चाहे उसके क्या नाम है ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में हुआ हो, चाहे डोकलाम में हुआ हो, या गलवान घाटी में हुआ हो, या अभी यहाँ पर क्या नाम है तवांग में, जहाँ मैं भी रह के आया हूँ। इतनी दुर्गम पहाड़ियां हैं और क्योंकि जो जिस जगह को उन्होंने किया है ये प्री प्लान्ड, रात के 3 बजे 200 से ज्यादा पीएलए के सैनिक हमारे ऊपर यानी उसको हथियाने के लिए आते हैं। इसका मतलब ये कोई छुटपुट घटना नहीं समझनी गोपाल जी, एक बार सारे मेहमानों को ले आऊं बहस में, फिर दोबारा मैं आपके पास आता हूं, मैं हाजिर होता हूं। आदित्य प्रताप सिंह जी, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल थोड़ा अलग मिजाज का, आज जो बहस हो रही है वो दूसरे मिजाज की हो रही, मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूं, तो मेरा मुद्दा ही दूसरा है। मैं समझना चाह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान को लेके पहले तो आप हम लोग ये स्वीकार करें कि सरकार और राजनीतिक दल भारत का छोटा हिस्सा होते हैं। भारत एक बड़ी चीज है जिसमें 150 करोड़ लोग हैं। भारत में पाकिस्तान को लेके जो भाव है, एक मान्यता है, स्थापित मान्यता है, कोई सरकार रहे, किसी आरटी पार्टी की हो, कोई हो, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे तक पेनिट्रेटेड है वो भाव। वैसा भाव हो चाइना को लेकर क्यों नहीं बन पाया देश में? आदित्य प्रताप जी। जी, आपका शायद वो म्यूट अनम्यूट का कुछ समस्या है, आवाज देखिएगा जरा। हेलो जी आ रही जी। मैं कह रहा हूं जितनी हमारी अवधारणाएं देश में है पूरा चाइना को लेकर 1962 वॉर से है, और उसके बाद से हमारा जनरली कोई अगर 67 को छोड़ दूं, जैसा कि अभी कल गोपाल सिंह बता रहे थे, हमारा कोई उनसे मेजर ऐसे क्लैशेस नहीं रहे अभी हाल में, अगर गलवान को छोड़ दें तो। एक देश में जो पाकिस्तान के खिलाफ जिनसे हमने लगभग 4 लड़ाइयां लड़ी हैं तो वह अधिक है, और एक जो हमारी आइडियोलॉजिकल स्तर पर एक लड़ाई शुरू से रही है उसका थोड़ा विशेष अलग एक एंगल है। लेकिन चाइना के साथ जैसे अभी जो लेटेस्ट हुआ है, इसको हम खाली अगर एक टैक्टिकल रूप में देखते हैं कि एक बैटल सिचुएशन के रूप में कि यह एक खाली तवांग की घटना है, तो थोड़ा हम उसको कम आंक रहे हैं। आप यह देखिए कि चाइना का जब भी कोई भी समस्या हुई, चाहे वह डोकलाम हो, गलवान हो, कहीं ना कहीं अगर आप उस समय देखेंगे अंतरराष्ट्रीय, अगर आप पूरे परिदृश्य को देखेंगे तो चाइना उसी समय करता है जब भारत कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अभी G20 का अगर हमको जो अध्यक्षता मिली है, उसके बाद भारत ने पूरे विश्व में एक अपने भारतीय क्षेत्र में, भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक माहौल बनाना शुरू किया था, वह एक समय जब चीन ने उसी समय आपके यहाँ बॉर्डर पे एक थोड़ा सा एक सिंबॉलिकल, या जो तवांग में वह
एक इस घटना को किया उन्होंने कि उन्होंने 300 सैनिक भेजे हैं रात में 3 बजे, वह एक आप समझिए कि बहुत बड़ा प्रतीकात्मक एक हुआ था, थोड़ी सी मतलब आप उसको अगर झड़प भी कर सकते हैं। अन्यथा उसका कहीं ना कहीं जो मेन टारगेट है वह जो वैश्विक परिदृश्य है इस समय जो भारत के फेवर में है, और चाइना 2-3 जो वहां पे डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं, जो प्रदर्शन है, जो उनका जीरो कोविड पॉलिसी को लेके, उसके साथ साथ अभी अर्थव्यवस्था भी उनकी। ठीक है आदित्य जी, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं, फिर दोबारा मैं आऊंगा तब विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आदित्य जी ने जो बात की उसमें मुझे कुछ 1-2 चीजें और कहनी, फिर मैं राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा। मैं इस बात से सहमत नहीं होता भाई। 62 की लड़ाई छोड़ो, जॉर्ज साहब रक्षा मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में। मैं तो किताब पढ़ी बातें नहीं कहता, जो खुद पे मैं जानता हूं उतनी बात बताता हूं शो में। वो रक्षा मंत्री थे, मैं जॉर्ज साहब से मिला, बात होने लगी, पाकिस्तान पर चर्चा हुई, 15-20 मिनट पर चाइना पे हुई। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री, मैंने एज ए डिफेंस मिनिस्टर, आज मैं रिवील कर रहा हूं, गोपाल सिंह जी आप भी ध्यान सुनिए, आदित्य जी आप भी, उन्होंने कहा डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर अग्निहोत्री जो मैंने कागज देखे जब, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भाई हमारा तो एनिमी नंबर 1 चाइना है। और हम कहते हैं 62 के बाद उसने कुछ किया नहीं, सीधे बच्चे की तरह था, फिर डोकलाम में थोड़ा बहुत करवट ली, फिर गलमान कर दिया हल्का फुल्का, और ये नहीं। तो जॉर्ज ने ऐसा क्यों कहा? मैंने उनसे कहा कि आपने बात वाजपेयी जी को बताई? बोले बताई। मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार भाई जॉर्ज साहब आप डिफेंस मिनिस्टर हो, ऐसा बाहर मत बोल देना, बड़ा बवाल हो जाएगा। अटल जी ने कहा। मैं इस बात को उद्धृत कर रहा हूं, डोकलाम, गलवान और ये तवांग पर बहस नहीं करने आया, केवल मैं समझने आया कि जब देश के 2 रक्षा मंत्री, हमसे ज्यादा, आदित्य जी से ज्यादा, गोपाल जी से ज्यादा, और जो 3 पॉलिटिकल लोग बैठे, इनों में से किसी ने वो सीक्रेट दस्तावेज नहीं देखे जो भारत के गृह रक्षा मंत्री उन्होंने देखे, ठीक ना? वो ऐसी धारणा तब क्यों बनाई जबकि कोई बवाल भी नहीं था उस वक्त तो चीन से, वाजपेयी जी के समय। ये स्थायी समस्या है चीन। आशीष जी आप भी सेना में रहे हो, ठीक? मैंने मुलायम सिंह यादव को इसी बात को, जॉर्ज साहब ने जब मुझसे ये सब चीजें कही थी तो उन्होंने उसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए, क्योंकि वो दूसरे किस्म के राजनेता थे। मुलायम सिंह जी ने बिल्कुल ठेठ अंदाज में सपाट कहा था लोकसभा में खड़े होके कि भाई दाएं बाएं न भटको, चीन है सबसे बड़ा संकट हमारे लिए, हमारा शत्रु नंबर 1। लेकिन वैसा व्यवहार मुझे देश का नहीं दिखा। हम हेल मेल में ही लगे रहे क्या आशीष जी? जी बिल्कुल सही कहा आपने अमिताभ जी कि अगर आप देखें तो चाइना को लेकर तो एक ऐसी चीज रही है कि जैसे आप उस परिवार की उस लड़की को ले लीजिए कि जहां उसे लड़के छेड़ते हों तो वो परिवार उस लड़कों का कुछ ना करके उस लड़की को ही समझाता रहे, तुम देखो नहीं उधर, तुम उधर से चली जाओ, तुम उधर से चली जाओ, उधर देखो ही मत। ये चीज की है सरकारों ने, और इसीलिए आज ये नतीजा है जो आज हमारे सामने आ रहा है। थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि ये आज की बहस जो है वो राजनीतिक दलों से ऊपर की बहस मैं मानता हूँ। ये मेरी रुचि राजनीतिक दलों में है ही नहीं, यहाँ पे मैं देश को के लिए बहस करने आया हूँ। बहस जो आज का मुद्दा है ये आज देश का मुद्दा है, इसमें कोई राजनीतिक दल का कोई मायने नहीं रखता। ये हमें समझना पड़ेगा कि क्यों हमारा वो शत्रु इतना बड़ा है, और क्योंकि वो एक ऐसा शत्रु है जिसको हम जितनी आसानी से पाकिस्तान को पराजित कर सकते हैं एक सीधी लड़ाई में, हम चाइना को नहीं कर सकते। और चाइना अपनी तैयारी जो है, जैसे रोड्स की कंस्ट्रक्शन है, रेलवे लाइन की जो कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत आगे तक लाया है, जो कि हम लोगों ने, हमारी सरकारों ने, चाहे किसी की भी सरकारें रही हो, नहीं की। दूसरी तरफ हम लोगों ने एक पहल ऐसी रखी है कि हमने अपना जो आयात निर्यात है वो चाइना से काफी ज्यादा बढ़ाया है। तो हमने ये सोचा कि अगर एक तरफ हम उससे आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं तो हम सरहद पे या पॉलिटिकली एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड कैसे लेंगे।
तो हम दोनों चीजें नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचा है मेरे ख्याल से यहाँ की जो राजनीतिक सोच रही है कि अगर हम एक सरहद पे भी मजबूत वो स्टैंड ले लें तो फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना कैसे उसके साथ आगे बढ़ाएंगे। तो ये सरकार को ये फैसला करना चाहिए था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाद में है, पहले देश है, पहले ठीक बात कही आशीष चतुर्वेदी, आपने ठीक बात कही। विकास जी, मैं फिर कह दूं, मैं बहस को नेहरू और मोदी पर केंद्रित नहीं करना चाहता ना, बहुत बार हो गया, सारे चैनल वही कर ही रहे, मैं उससे बचना चाहता हूं। मैं ये समझना चाहता हूं, नरसिंह राव के समय में जब उदारीकरण भारत में लागू हुआ तो पेंसिल सेल से लेके और बड़ा वाला टार्च वाला सेल से लेके, टार्च से लेके खेल खिलौना, जोतना, राख, चिड़िया बल्ला, जो जितनी चीजें आप दिमाग में विजुलाइज कर सकते हो, सब चाइना दे, चाइना दे, चाइना दे, चाइना। पूरा भारत तबाह हो गया। नेल कटर बनना बंद भारत में, पेंसिल सेल बनना बंद, बड़े सेल बनना बंद, चूंकि कॉम्पिटिटिव नहीं कर पा रहे, खिलौने इंडस्ट्री खत्म हो गई। फिर क्या खाक लड़ेंगे हम भाई? चाइना की जेब में पैसा भेजने का काम तो हम ही लोग कर रहे थे। 135 करोड़ का देश था, जो भी सामान लेते थे थोक में लेते थे, नहीं? और इतना ही नहीं, सदर बाजार में बिकने वाला सामान नहीं। बहुत विनम्रता से लेकिन पूरी दृढ़ता से कहूंगा, तब से लेके अब तक भारत के जितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हुए, उनमें से अधिकांश में ठेका चाइनीज कंपनियों ने हथियाया। अब बताइए भैया विकास जी। देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगर पड़ोसियों से कोई व्यापारिक रिश्ते रखे जाते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी सीमाओं पर हमारे सैनिकों के स्वाभिमान के साथ सीधा कुठाराघात कोई देश करेगा और हम चुपचाप उसको बर्दाश्त करेंगे। सच्चाई आप दलीय राजनीति से बाहर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, पर सरकार का मतलब होता है कि सरकार अगर हमारी हो या किसी की भी हो, सरकार भारत के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए होती है। हमारे सैनिकों के अंदर साहस है कि 2014 से लेकर के 2 दर्जन से ज्यादा बार चाइना ने भारत की सीमा में घुसपैठ की है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये रक्षा राज्य मंत्री ने संसद में एक सवाल के जवाब में पिछले कार्यकाल में ही NDA 1 में ही बोल दिया था। इसके बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री और सरकार ने लगातार यही जवाब दिया और आज भी यही बयान आया है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। हमारे स्वाभिमान पर सीधा कुठाराघात हो रहा है, चाइना हमारे स्वाभिमान पे पैरों तले कुचल रहा है और हम रेड कपड़े पहन के अगर वहां पर विकास जी ठीक है, बजा करके कहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इस तरीके की इसका उत्तर सूर्य प्रकाश मैथिल जरूर देंगे। ठीक है विकास भाई, ठीक है, और राजीव जी को याद करना होगा किस तरीके से उन्होंने इसका उत्तर। ठीक है विकास जी, आएंगे, दोबारा में आएंगे आपको।